हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोनों गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गए। रूही के दिमाग में पंडित जी की एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सदा सुहागन रहो। सिर्फ 2 महीने हैं मेरे पास, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं। 15 मिनट में वो लोग आर्यन विला में एंटर हुए। रूही गाड़ी से बाहर निकली। अभय उसके पास आया। चलो, अभय ने हाथ पकड़ कहा। मैं चल सकती हूँ, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। रूही ने उसका हाथ अपने हाथ से झटक कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस वो चलने लगा। दोनों एंट्रेंस पर आए। ज्योति जी ने मेड से आरती की थाली लाने के लिए कहा। जरूरत नहीं है आरती उतारने की, को लक्ष्मी नहीं हूँ, इस घर में की कुलक्षणी हूँ, रूही ने बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। अभय के पलके झपका कर सबको आवासन दिया। चलो, अभय ने रूही से कहा। मैं अंदर जाऊंगी तो घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, क्या मंजूर है मेरा आना? रूही ने अभय और बाकी सबको देख कहा। सब दादी की तरफ देखने लगे। उन्होंने की तो अभय ने रूही का हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आ गया। रूही भी अंदर आ गई। रूही के चारों तरफ घर का देखा सब कुछ वैसा ही था। उसकी और अभय की दिवाली वाली फोटो लगी थी। एक फैमिली फोटो थी जिसमें रूही भी थी। रूही ने सब कुछ इग्नोर किया। खाना तैयार है, एक मेड ने आकर कहा। चलो खाना खाते हैं, ज्योति जी ने कहा। सब खाना खाने आ गए। अभय ने रूही को अपने पास बैठने का इशारा किया। रूही ने प्लेट उठाई और नीचे जमीन में बैठ गई। बेटा, ये क्या कर रही हो? ज्योति जी उसे जमीन में बैठे देख कहा। बेटा, नीचे क्यों बैठ रही हो? दादी ने भी उसे देख कहा। अपनी सही जगह में हूँ, यही तो मेरी औकात है, रूही ने कहा। प्लेट को नीचे रख दिया। अभय ने रूही को देख कसकर आंखें बंद कर ली। कैसे मनाऊंगा मैं इस लड़की को? ये तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। अभय मन ही मन खुद को कोस रहा था। क्यों उसने रूही के बारे में अच्छे से नहीं पता करवाया? कस एक बार सुन लेता उसकी वो। अभय ने अपनी प्लेट उठाई और रूही के बाजू में नीचे बैठ गया। रूही ने अपने बाजू में बैठा देख उसे सच में हैरानी हो रही थी। अभय उसके बाजू में बैठ गया। देवेश दिव्या भी नीचे बैठ गए। दादा दादी भी आने लगे। अभय ने दादा दादी से कहा, आप लोग ऊपर ही बैठिए, आप लोगों के पैर दर्द करेंगे, नहीं बैठने देना, उतना दर्द तो चलेगा, हमें भी दर्द का पता चले, दादी ने नीचे बैठ कहा। रूही ने सबको देखा वो कुछ कहा नहीं, बस ज्योति जी ने सबको खाना परोस दिया। खुद भी नीचे बैठ गई। सबने खाना खाया, हॉल में बैठ गए। रूही चुपचाप बैठी थी। यहाँ तक सब चुप ही थे। देवेश दिव्या रूही को देख रहे थे। पहले कितना बातें करते थे अपनी भाभी से, आज सामने जाने में भी शर्म आ रही है। चलो रेस्ट कर लो, अभय ने खड़े हो कहा। रूही भी खड़ी हो गई। वो पक चुकी थी। पहले इन सबके साथ बैठने में कितना अच्छा लगता था। अब पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आती है। उन सबके साथ पहले जैसे अपनेपन की फीलिंग ही नहीं आती है। अब सबको देख ऐसा लगता है जैसे सब बेगाने हैं। अभय रूही दोनों ऊपर रूम में आए। अम्मा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो बेमन से यहाँ है? ज्योति जी ने जाते हुए रूही को देख दादी से कहा। बेटा, मन कैसे लगेगा उसका? यहाँ हमने उसे इतना कुछ कहा कि अब उसका मन हमारे ऊपर से बिल्कुल ही हट गया, दादी ने कहा। दादाजी अपने रूम में आ गए। दादी भी पीछे पीछे चली गई। दिव्या ज्योति जी की गोद में सर रख लिया। क्या हुआ? ज्योति जी ने उसके सर पर हाथ फेर कहा। माँ, भाभी के सामने जाने में पता नहीं अब कैसा लगता है, जैसे अगर हमने उनसे बात की तो उन्हें हर्ट न कर दे, दिव्या ने कहा। ज्योति जी क्या कहती, उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्योति जी ने उन दोनों का माइंड डाइवर्ट कर कहा। आज शाम का क्या प्लान है तुम लोगों का? शाम का प्लान कुछ नहीं है, देवेश ने कहा। अरे क्यों नहीं, भाभी आई हैं, एंजॉय करना चाहिए ना, भाभी को खुश रखो, ज्योति जी ने कहा। देवेश दिव्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने स्माइल की, भाग गए अपने रूम में। ज्योति जी हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे जगत के पालनहारी, रूही को फिर से पहले जैसा कर दे। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे हमारे साथ घुलने मिलने पर। हमारी गलती बस क्षमा करना, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, बस कोशिश कर सकते हैं ठीक करने की। जानती हूँ औरत के ऊपर क्या बीतती है जब उसका परिवार उसका साथ न दे। ज्योति जी दीपक जी के पास आ गई। आपकी बेटी घर आ गई, ज्योति जी दीपक के पास आ बैठकर कहा। हाँ, गुस्सा है पर नफरत नहीं करती, ज्योति जी ने कहा। जानती हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो आपसे मिलने क्यों नहीं आई? ज्योति जी ने दीपक जी का हाथ पकड़ कहा। गुस्सा है ना, इसलिए जब गुस्सा हल्का ठंडा होगा तो आ जाएगी, ज्योति जी ने कहा। रूही अभय कमरे में आए। रूही के कदम रूम में पैर रखते ही रुक गए। वो अंदर आ ही नहीं पाई।
आउन अभय ने रूही को गेट के पास खड़ा देखा तो कहा। रूही पूरे रूम को देख रही थी। कितनी ही यादें इस कमरे में, चाहे वो अभय का टॉर्चर हो या लड़ाई झगड़ा या उन दोनों का प्यार। इस कमरे में रूही की फिर से यादें ताज़ा होने लगी। अभय ने रूही को शांत खड़े देखा तो उसे रूही के चेहरे में आया दर्द दिखने लगा। हम किसी और कमरे में रह लेंगे, अभय ने कहा। बाहर जाने लगा। जरूरत नहीं है, रूही ने कहा। तुम, अभय ने कहा। वो आगे कहता, दर्द में रहने की आदत हो गई, अब फर्क नहीं पड़ता, इसी के साथ याद तो रहेगी। रूही ने कहा। कमरे में अंदर आ गई। रूही ने पूरा कमरा देखा, वैसे ही सब, यहाँ तक बिस्तर से लेकर टेबल तक। टेबल में उसकी बुक से बेड के ऊपर लगी फोटो फ्रेम करवा चौथ की फोटो थी। सोफे के पास दीवार में उन दोनों की फोटो लगी थी, जब वो दोनों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में साथ खड़े थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। कैसा लगा, अभय ने रूही के कान में कहा। रूही उससे दूर हो गई। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूही ने कहा। जाओ और कपड़े चेंज कर लो, अभय ने कहा। मेरे कपड़े लेकर आती हूँ, रूही ने कहा। वो नीचे सर्वेंट क्वार्टर जाने लगी। तुम्हारे कपड़े वार्डरोब वैसा ही पाकर वो हैरान हो गई। क्या इस घर की साफ सफाई नहीं होती? मेरा सामान वैसे ही पड़ा है जो जहाँ रखा था उसने, यहाँ तक उसका ड्रेसिंग टेबल तक वैसे ही था। रूही ने धूल चेक की। धूल भी नहीं थी, साफ सुथरा था। सफाई तो हुई है, पर जो जहाँ से उठता वो वहीं रख देता। ये ज्योति जी के आर्डर थे। रूही का सारा सामान व्यवस्थित जगह पर रखना जैसा उसे पसंद था है। रूही अपने लिए एक सूट निकाला जो वो पहले भी पहन चुकी थी। चेंज कर वो बाहर आई। अभय सोफे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो चेंज कराने चला गया। रूही पूरे रूम को देख रही थी। अपनी बुक्स, कॉपी, यहाँ तक उसने जो पेपर फाड़े थे वो सब कुछ रखा था। उसने खिड़की के पर्दे खोल दिए। धूप अंदर आने लगी। दोपहर जी धूप ठंड में खिली खिली लग रही थी। साल का पहला दिन था आज। रूही को कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन उठाकर नीलेश जी को कॉल कर दिया। वहाँ से फ़ोन उठते ही रूही ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर पापा, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आपका साल मंगल हो, सारी कामयाबी आपके कदम चूमे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नीलेश जी ने कहा। रूही को उनकी बात सुन स्माइल आ गई। पापा सब कहाँ हैं? रूही ने कहा, सब अपने अपने रूम में हैं। कल से कोई बाहर ही नहीं आया, पता नहीं इन बच्चों को क्या हो गया है, नीलेश जी ने कहा। रूही ने बस इतना ही जवाब दिया। देख, अगर तुझे वहाँ ठीक लगे तो रहना, वरना हमारे घर है, नीता जी ने कहा। देख बेटा, ऐसा कोई मत करना जिससे तुझे चोट पहुँचे, नीता जी ने कहा। हाँ हाँ माँ, रूही ने कहा। दीपक जी से मिली, देखा तूने? नीता जी ने कहा। नहीं, रूही ने कहा। देख लेना, जब टाइम मिले तो शायद वो तेरे उससे ठीक हो जाए, नीलेश जी ने कहा। रूही ने हाँ कह दिया। अभय वॉशरूम में से बाहर आ गया। मैं बाद में बात करती हूँ, रूही ने कहा। फ़ोन रख दिया। किसका फ़ोन था? अभय बेड पर लेट कहा। मेरे आशिक का, रूही ने अभय को देख कहा। पर मैंने तो तुम्हें फ़ोन नहीं किया, अभय ने अपने सर पर टेक लगा कहा। रूही ने उसकी बात सुन आंखें रोल की सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। कहीं जा भी नहीं सकती थी। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। रूही अपना सर पकड़ी बैठी थी। उसका सर अब दर्द होने लगा था सोचकर। अभय ने रूही की तरफ देखा। बेड से उठाकर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। धीरे से उसका सर पकड़ सीधा किया और सोफे पर टिका दिया। क्या कर रहे हो? रूही ने इरिटेट होकर गुस्से में कहा। तुम्हारे रिलीफ दे रहा हूँ, अभय ने रूही का सर धीरे धीरे दबाते हुए कहा। रूही को सच में रिलीफ मिल रहा था। अभय ने रूही को आराम से बैठे देखा। उसके बालों पर हाथ से मालिश करने लगा। रूही की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। वो आंख बंद कर बस रिलीफ ले रही थी। उसे खुद नहीं पता चला वो कब सो गई। अभय ने रूही को उठाकर बेड पर सुलाया, कंबल अच्छे से ओढ़ा दिया। उसके बाजू में बैठकर सर दबाने लगा। रूम का गेट नॉक हुआ। अभय ने बेड के पास रखा रिमोट उठाकर गेट को खोला। देवेश, दिव्या गेट के पास खड़े थे। अभय ने उन्हें आराम से अंदर आने को कहा। दोनों धीरे से अंदर आ गए। अभय ने उन्हें इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो शाम को पार्टी के लिए पूछना था, दिव्या ने कहा। अभय ने उन दोनों को देख आईब्रो उठा दी, जैसे पूछ रहा था हो क्यों? वो आज न्यू ईयर है और भाभी घर आई हैं, तो देवेश ने कहा। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। वो दिव्या को कुछ कहने को हुई क्या? अभय ने इशारे पूछा। भाभी, दिव्या ने कहा। अभय ने अपनी पलकें झपका दी। दोनों समझ रूम से निकल गए।
अभय ने रूही को देखा जो आराम से सो रही थी। पर सारी फाइल्स घर पर बुलवा ली, कल से ऑफिस भी खुलने वाला था। रूही की नींद शाम को हुई तो खुली। सबसे पहले नज़र उसकी अभय पर पड़ी जो शर्टलेस था। ए पागल आदमी, रूही ने ये देख उसके ऊपर एक तकिया फेंक मार दिया। तकिया डायरेक्ट अभय के मुंह में लगा। अभय ने रूही को देखा जो उसकी दूसरी तरफ चेहरा किए हुए ही थी। उसे शरारत सूझी। वो बेड पर चढ़कर रूही के करीब आ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों उस तरफ देख रही हो? अभय ने रूही के कान पर बोला। रूही उसे करीब देख दूर जाने लगी। इतना दूर क्यों जा रही हो? अभय ने रूही की कमर पर हाथ अपने हाथों को डाल पकड़ लिया। रूही के कान में फूंक कर कहा, इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? अभय ने इस एक्शन से रूही पूरी रिएक्शन हो गई। रूही को रोम रोम झूम उठा, दिल की धड़कन भी तेज हो गई। पता नहीं अभय ने के कितना पास आते ही वो सब कुछ भूल क्यों जाती है, बस उसके ही वश में हो जाती है, जैसे पता नहीं वो कौन सा जादू कर रहा हो उसके ऊपर। अभय रूही की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, इतना गुस्सा मत किया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रूही बस आंख बंद किए उसकी हरकत को अपने अंदर बसा रही थी। अभय ने रूही के बालों को एक साइड किया, कानों में हल्की सी किस कर कहा, ऐसे मुझे देख दूसरी तरफ चेहरा क्यों कर लिया? रूही बस आंख बंद किए लंबी लंबी सांस लेने लगी। अभय रूही के गालों पर किस कर रहा था और अभी तो पलट कर दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। सुबह तो बस एक टक मुझे देख रही थी। रूही उसकी बात सुन होश में आ गई। अभय को धक्का देकर दूर हो किया। अभय बेड पर लुढ़क गया, जोर जोर से हंसने लगा। रूही उसकी बात सुन उसे घूरने लगी। अभय बहुत तेज हंस रहा था। रूही बस घूर रही थी। अरे देख रही थी तो बोलो ना। अभय ने हंसते हुए कहा, मैं किसी को नहीं देख रही थी। रूही दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। सच बोलो, झूठ क्यों बोल रही हो? देख रही थी तुम उन मैडम को तुमने डांट कर भगा दिया था। अभय ने रूही को देख कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? रूही ने अभय को घूर कर देख कहा। उसे नज़र मिलने में भी शर्म आ रही थी, पर खुद को साबित करने के लिए अभय से नज़र मिला ही ली। चल झूठी। अभय बेड से खड़े होकर रूही के बाजू में आकर खड़ा हो गया। तो इसके बाद जो अभय ने किया उसे सुन रूही उससे दूर होने लगी। अभय ने उसके हाथों को पकड़कर अपने तरफ खींच लिया, कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। बोलो, अभय ने झुककर रूही की आंखों में देख कहा। रूही भी उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ पहले रूही को अभय की आंखों में अपने लिए गुस्सा नफरत दिखता था, आज वो पता नहीं कहाँ गया। आज बस उसकी आंखों में उनके लिए प्यार है, गिल्ट और सॉरी बस था। अभय धीरे धीरे रूही के करीब आने लगा। रूही ने धीरे से अपनी घनी पलकों को झुकाकर बंद कर ली। अभय रूही दोनों के लबों तक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। दोनों ने लब एक दूसरे से मिलते हुए रूही का फ़ोन बजने लगा। रूही अभय दोनों होश में आए, जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। रूही पलटकर जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चली गई। अभय ने अपने सर पर मारा, ये क्या करने जा रहा था? वो गुस्सा है और अब पता नहीं कितना गुस्सा होगी तू। कंट्रोल नहीं कर सकता क्या खुद को? अभय बस मन ही मन यही सोच रहा था, कहीं रूही और गुस्सा न हो जाए। रूही बालकनी में आई, अपना फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, रूही ने कहा। उधर से आवाज़ आई, मैम काली की लोकेशन पता चल गया है, फ़ोन के साइड से कहा। ठीक है, तुम सबको रेडी रखो, मैं आ रही हूँ, रूही ने कहा। फ़ोन रख दिया। जीवन को कॉल किया। गाड़ी लेकर आर्यन बिल्ला आने को बोला। रूही रूम में आई, अपना फ़ोन लैपटॉप लेकर जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकल गई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे आई। देवेश, दिव्या, ज्योति जी, दादा दादी अब सब शाम की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। रूही को इतना जल्दी जाता देख ज्योति जी ने कहा, बेटा आराम से नीचे जाओ। रूही ने कोई भी जवाब नहीं दिया और गेट से बाहर निकल गई। सब उसे जाते देख रहे थे। भाभी इतने जल्दी में कहाँ गई? दिव्या ने कहा। उनके हाथ में लैपटॉप और ऑफिस गई होंगी, शाम तक आ जाएंगे, देवेश ने कहा। अभय जो रूही के गुस्सा होने से डर से जिम चला गया था, इसे पता ही नहीं चला रूही कहीं बाहर है। रूही जल्दी से बाहर आई। जैक ने उसे इतना जल्दी जाते देख कहा, मैम आप कहीं जा रही हैं? गाड़ी निकालूं? नहीं, मेरी गाड़ी आ गई है, रूही बाहर जाते हुए बोली। जैक भी रूही के पीछे पीछे चल दिया। मैम आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? जैक ने पूछा। कुछ काम है। के बाहर जीवन की गाड़ी को देखा, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। नहीं, उसे भी लगा रूही ऑफिस जा रही है। रूही गाड़ी में बैठकर निकल गई। जीवन ने गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ा दी।
थोड़ी देर में उनकी गाड़ी एक खाली जगह आकर रुकी। सुनसान जगह जीवन के गाड़ी रोका। रूही बाहर निकली। जीवन को देख उसने जाने का इशारा किया। जीवन वहाँ से चला गया। रूही अब उस खाली जगह में अकेली थी। उसने चारों तरफ देखा। उस जगह पे कोई भी नहीं था। उसके अलावा चारों तरफ जंगल ही जंगल, बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए थे। रूही रोड पर अकेले ही चल दी। वो एक तरफ से सीधा जंगल में मुड़ गई। वो बस जंगल के अंदर ही अंदर चले जा रही थी। बड़े-बड़े पेड़ काटे डाले हुए थे। नीचे शिकारी अपना शिकार के लिए जाल बिछा रखा था। रूही बस चले जा रही थी। जानवरों की आवाज़ आ रही थी। बंदर पेड़ से यहाँ-वहाँ कूद रहे थे। वो बिल्कुल जंगल के बीच आ रुकी। एक बड़ा-सा पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। अपने हाथों को उठाकर उसने पेड़ पर रख दिया। पेड़ से लाइट आने लगी, जो बिल्कुल आँखों में जा लगी। लाइट धीरे-धीरे रूही को ऊपर से नीचे जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्कैन कर रहा हो। लाइट नीचे रूही के पैरों के पास जा रुकी। वैसे ही पेड़ से कुछ आवाज़ आई। पेड़ के बाजू से ज़मीन खिसक गई और 2 सीढ़ियाँ बाहर आ गई। वो उन सीढ़ियों से होते हुए नीचे चली गई। ज़मीन बंद हो गई। अब पहले जैसा हो गया था। वो नीचे आई। ये एक सुरंग थी। वहाँ देख कोई नहीं सकता। ये कोई सुरंग है। चारों तरफ दीवार, टाइल्स और बड़ी-बड़ी लाइट लगी हुई थी। रूही एक जगह आकर रुकी। गुड इवनिंग मैम। रूही के पीछे से आवाज़ आई। रूही ने पलट कर देखा। एक लड़का जो उसकी ही उम्र का था। बोलो पंकज। रूही ने कहा। मैम सारी तैयारी हो गई। सारे ऑफिस आ चुके हैं। पंकज ने कहा। ये आर्मी का ऑफिसर था जो कि रूही के साथ टीम में था। पंकज और रूही दोनों एक जगह पहुँचे। चारों तरफ एक कंप्यूटर लगे हुए थे। राउंड टेबल में 6 लोग खड़े थे जो किसी पर बात डिस्कस कर रहे थे। रूही को देख उन लोगों ने विश किया। कहाँ है वो अभी? रूही ने कहा। उसकी आवाज़ अब स्ट्रिक्ट थी। उसकी आवाज़ में अब वो सॉफ्टपन नहीं था। वो न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहा है। पंकज ने कहा। तो जाकर उसकी पार्टी एंजॉय करते हैं। रूही ने कहा। अब है 1 घंटे बाद जब वो रूम में आया, रूही को रूम में न देख वो इधर-उधर देखने लगा। बालकनी, वाशरूम, वार्डरोब सब कुछ चेक कर डाला। रूही कहीं नहीं दिखी। रूही का लैपटॉप भी नहीं था। वो नीचे आया। रूही अभय अपने रूम से रूही को बुलाते हुए नीचे आया। उसकी आवाज़ सुन सब उसे ही देखने लगे। माँ रूही को देख कहा। अभय ने ज्योति जी से पूछा। वो तो ऑफिस चली गई। ज्योति जी ने कहा। क्या ऑफिस? आज तो ऑफिस बंद है। अभय ने कहा। पर वो तो लैपटॉप बैग लेकर गई है। दादी ने कहा। हाँ वो बहुत जल्दी में थी। ज्योति जी ने कहा। अभय ने बाहर चला गया। जैक। अभय ने जैक को बुलाया। यस सर। जैक जल्दी से उसकी आवाज़ सुनाया। रूही कहाँ गई? अभय ने पूछा। सर मैम शायद ऑफिस गई हैं। उनका असिस्टेंट लेने आया क्या? अभय ने कहा। वो अंदर आ गया। क्या हुआ? ज्योति जी भी परेशान हो गई। कुछ नहीं माँ। अभय ने कहा। वो रूम में जाने लगा। रूही कहाँ है? ज्योति जी ने पूछा उनसे। उन्हें सब रूही की टेंशन होने लगी थी। वो ऑफिस गई है। अभय ने कहा और रूम में चला गया। वो रूम में आकर नियम को कॉल किया। नियम ने कॉल उठा भी लिया। हेलो। नियम इसके आगे कुछ कहता उस अभय की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अभी रूही के असिस्टेंट का नंबर चाहिए। अभय ने कहा। फ़ोन रख दिया। हे भगवान, क्यों इन सर को ऐसा बनाया जो कि दिन भी शांति नहीं है। नियम अपना सर पकड़ बैठ गया। वो आज अपने दोस्त के साथ पार्टी के लिए जा रहा था। उसने अभय को टेक्स्ट मैसेज कर दिया जीवन का नंबर। अभय नंबर मिलाते ही फ़ोन लगाया, पर फ़ोन लगा ही नहीं। आउट ऑफ कवरेज था। उसने रूही के पीछे लगे गार्ड्स को फ़ोन किया। सर हमने मैम को पीछा किया था, पर अचानक ही मैम गाड़ी गायब हो गई। हम सब कब से मैम को ढूंढ रहे हैं। गार्ड्स ने कहा। शिट, ये लड़की गई कहाँ? पता भी खतरा है उसे। फिर भी अभय अपना सर पकड़ बैठ गया। रूही की बात आते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। रूही की बात आते ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। घर तो नहीं गई, अभय ने सोचा। तो अब प्रॉब्लम ये थी, फ़ोन करे किसको? उसके पास किसी का भी नंबर नहीं था। फिर उसने नियम को कॉल किया। नियम जो शूज़ पहन रहा था, उसका फ़ोन बजा। अभय क्यों मुझे ऐसा बॉस दिया भगवान। यस वो आगे कुछ कहता। अभय ने कहा। मुझे अभी सक्षम या विशाल का नंबर सेंड करो। अभय ये फ़ोन रख दिया। नियम बड़बड़ाते हुए विशाल और सक्षम का नंबर सेंड किया। जल्दी कर नियम, वरना अभी कोई काम आ गया तो भूल जा। तू आज पार्टी में जा पाएगा। तेरा खड़ूस बॉस खुद तो कहीं जाएगा नहीं और तुझे भी न जाने देगा। नियम ने खुद उससे कहा। जल्दी से अपनी गाड़ी उठाकर पब चला गया। अभय ने नंबर को देखा।
विशाल को कॉल किया। विशाल सिया दोनों साथ में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसका फ़ोन बजा। विशाल ने अननोन नंबर देखा। पहले तो सोचा उठाऊं या नहीं, फिर ये सोचकर कि ज़रूरी होगा उसके फ़ोन उठा लिया। हेलो, विशाल ने कहा। हेलो विशाल, मैं अभय बात कर रहा हूँ। अभय ने पहली बार वो किसी से ऐसे बात कर रहा था। हाँ, ओह हेलो मिस्टर आर्यन, बोलिए, विशाल ने कहा। इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, अभय ने कहा। ओके बोलो, विशाल ने कहा। उसने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया जिससे सिया भी सुन सके। रूही आई क्या वहाँ पर? अभय ने कहा। अभय की बात सुन विशाल सिया ने एक दूसरे को देखा। नहीं तो रूही यहाँ नहीं आई, विशाल ने कहा। मुझे पता है, तुझे पता है वो कहाँ है, अभय ने कहा। अभय ने फ़ोन रख दिया। हाँ विशाल, सिया को पता है वो कहाँ है, पर वो बता नहीं सकते थे। देखो उनकी जान को खतरा है, वो कहाँ है ये बताओ, अभय ने अब ऑर्डर दे कहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर इतना प्यार करते हो तो पता करके बताओ, मैं भी देखूं कितना प्यार करते हो, विशाल ने कहा और फ़ोन रख दिया। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी थी, सिया ने कहा। तो क्या करता, बता देता उससे, विशाल ने कहा। वो दोनों ही परेशान हो गए। बस वो दोनों ठीक हो, विशाल ने कहा। वो गए कहाँ है ये पता चला, सिया ने कहा। कोई सिप कह रही थी आसिमा, विशाल ने कहा। सिप? सिया की भी सोच में डूब गई। अभय ने फ़ोन कटे को देख अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने ऋत्विक को कॉल किया। मुझे अभी विला में मिलो, अभय ने कहा। फ़ोन कर कहा। ऋत्विक ने हाँ कहा। वो जल्दी से किंगडम विला आया। अभय, जैक, ऋत्विक और अभय के कुछ सिगरेट कार्ड्स थे जो कि अभय सिर्फ सिम में ही उसे करता था। मुझे अभी के अभी रूही की लोकेशन दो, अभय ने ऑर्डर देकर अपने हैकर से कहा। सर, हम पहले ही मैम की लोकेशन ट्रेस कर चुके हैं। मैम लोकेशन घर की है, हैकर ने कहा। अभय ने अपने सारे पॉलिटिकल और बिजनेस पैंतरे आजमा लिए थे, पर कुछ भी साबित नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज की उसका इतना बड़ा बिजनेसमैन होना, इतना बड़ा माफिया होना सब ऐसे ही है। अभय आंख बंद कर रूही को याद कर रहा था। उसे अचानक ही कुछ दिमाग में आ गया। काली की लोकेशन का पता करो, अभय ने कहा। उसके गार्ड्स काली के बारे में पता करने लगे। सर, काली की लोकेशन एक है तो बता सकता है, गार्ड्स ने कहा। तो उससे पूछा, अभय ने कहा। यस सर, गार्ड्स ने कहा। वो अपना काम करने लगे। आधे घंटे में एक आदमी अभय के सामने पड़ा था। काली कहाँ है, अभय ने उस आदमी को कॉलर पकड़ कहा पूछा। वो आदमी कुछ भी नहीं बोला, बस मुंह बंद कर अभय और उसके आदमियों की मार सह रहा था, पर बोला कुछ नहीं। साले ने, देख तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, पर बता कहाँ है काली, अभय ने कहा। सच में पहली बार था जब अभय किसी से रिक्वेस्ट है। क्या काली के कब्जे में, आदमी ने कहा। वो कब्जे में नहीं है, उसे मारने गई है, अभय ने कहा। तो साहब काहे को टेंशन ले रहे हो, आदमी ने कहा। देखो प्लीज़ मुझे बता दो वो कहाँ है, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, अभय ने कहा। आदमी सोचने लगा। अभय का टाइम वेस्ट हो रहा था। अभय ने अपनी गन निकालकर उसके ऊपर टंग दी। बता कहाँ मिलेगा काली, अभय ने अब गुस्से में कहा। वो उसका सब्र का इम्तिहान ले रहा था। कौन हो तुम, आदमी अब डर गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उसके किसके सामने खड़ा है। उसे लग रहा था कि बिजनेसमैन है, बस पता नहीं था किंग भी है। किंग, एक गार्ड्स ने कहा। किंग, आदमी की पतलून गीली हो गई। वो काली आज न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए क्रूज में गया है, आदमी ने कहा। अभय ने उसकी कॉलर छोड़ दी जिससे वो आदमी वहीं नीचे गिर गया। अभय ने कहा, पता करो कितनी शिप क्रूज के लिए जा रही हैं, आज उन्हीं में रूही होगी। यस सर, गार्ड्स ने कहा। यहाँ नियम अब पब आया। गाड़ी पार्क कर वो अब पब आया। चारों तरफ डीजे, लाइट, डिस्को, लोग और डांस था। नियम अपने दोस्तों के साथ आया। उसके 3 दोस्त एक जगह बैठकर लोगों को देखने लगे। अबे हम यहाँ क्यों आए हैं, नियम ने इतने शोर डीजे में कहा। अबे कभी तो अपने ऑफिस से बाहर निकला कर, नियम ने एक दूसरे से कहा। वो लोग डांस करने लगे। नियम बस बैठा यहाँ वहाँ देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने प्रिया को देख फिर वह सोच छोड़ दिया। प्रिया यहाँ कहाँ होगी, वो इतनी सीधी सादी है, पब नहीं नियम ने खुद से कहा। ए प्रिया, एक लड़की की आवाज़ आई जिससे नियम के कान खड़े हो गए। बेट हो जाए, लड़के ने कहा। एक लड़की की आवाज़ आई, क्यों नहीं। उसकी आवाज़ सुन सब उस किनारे हो गए। सब बार काउंटर पे एक लड़की जिसने ब्लू कलर की ग्लिटर जैसे ड्रेस पहनी थी, वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। होठों पर लाल लिपस्टिक, हील्स, उसके पैर देख
कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। सब साइड प्रिया प्रिया आवाज़ आने लगी। सारे लोग प्रिया के नाम से चीयर करने लगे।